फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे जो हैं वो बाल अपराधी किन कारणों की वजह से हो जाते हैं। फटाफट से देख लेते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसमें मैंने 4 कारण लिखे हुए हैं, लेकिन इन दोनों कारणों में ही सब समिट जाता है, लेकिन फिर भी हम 4 कारणों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण क्या होता है? वंशानुक्रम संबंधी कारण। हम लोग हमेशा से ही ये डिस्कस करते हुए आए हैं कि भाई जो एक ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो क्या है? प्रोडक्ट है किसका? अपने इन्वायरमेंट का और अपनी हेरिडिटी का। अब हेरिडिटी क्या है? जो हमें अपने माता पिता से गुण मिले हैं। मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि अगर किसी के माता पिता बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो ये पूरी संभावना है कि उनका जो बच्चा होगा, मतलब जो संतति होगी, वो भी उसमें भी एंगर इश्यूज पाए जाएंगे। मतलब जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे। ठीक है, तो कुल मिला के जो माता पिता के गुण है वो बच्चे में आ जाते हैं। तो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डेगडेल। इन्होंने क्या किया था? एक ड्यूक परिवार था जिसपे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये देखा कि बच्चे पर जो उसकी हेरिडिटी है उसका कितना असर पड़ता है। तो माता पिता के गुणों का बच्चों में आते हुए इन्होंने देखा, तो इन्होंने कहा जितना ही महत्व जो है वो इन्वायरमेंट का है, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे इन्वायरमेंट की है, उतनी ही ज्यादा हेरिडिटी की भी है। बच्चा उतने, जैसे कि 50-50 का रेशियो है यहाँ पे कि मतलब जितना जो महत्व है वो बच्चे की हेरिडिटी का होगा, उतना ही महत्व क्या है? उसके इन्वायरमेंट का होगा। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट का कम रोल है या फिर हेरिडिटी का कम रोल है, नहीं, दोनों का ही इक्वल क्या होगा? गुणनफल है कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनिज्म। ये हम हमेशा से ही देखते हैं। यानी वंशानुक्रम संबंधी कारण ये है कि बच्चा बचपन से ही, जब सबसे वो जन्म लेता है तब से ही वो जो क्रियाएं कर रहा है वो अपने माता पिता से लेके आया है। यानी माता पिता जिस भी तरीके का व्यवहार करेंगे उस तरीके का व्यवहार बच्चे में आना पूरा कारण है। मतलब अगर माता पिता बहुत ज्यादा झगड़ालू है तो बच्चा भी झगड़ालू ही बनेगा। तो इस तरीके से बच्चे क्या होते हैं? बाल अपराधी बन जाते हैं। उनमें लड़ाई झगड़े वाली प्रवृत्ति भी माता पिता से ही आती है। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, दूसरा आता है वातावरणीय कारण। बच्चे को इन्वायरमेंट में, कई सारे इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है। सबसे पहले वो घर के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है जब वो पैदा होता है, उसके बाद में वो विद्यालय जाता है, उसके बाद वो समाज या सोसाइटी में कलीग्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में उठता बैठता है। तो ये सबसे पहले अगर हम घर के माहौल की बात करें तो डेली का डेली किसी के घर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि भाई पूरा टाइम टेबल से चीजें चलती हैं कि भाई सब बैठ के खाना खाते हैं ना, सब एक दूसरे से बात करते हैं, टाइम से सब लोग ऑफिस जाते हैं। तो एक बच्चा उस फैमिली में है तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ भाई शेड्यूल अच्छा चल रहा है, हमें भी अपनी लाइफ में ऐसा करना है। बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने सच में ये चीज खुद से एक्सपीरियंस की है कि एक बच्चा ऐसा था जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके जो मतलब इन्वायरमेंट था उसका, उसके जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और धीरे धीरे करके मैंने उस बच्चे को बर्बाद होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने से। वो बच्चा एक टाइम पे पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन अगर हम देखें तो आज के टाइम पे वो बच्चा, मतलब ऐसा मुझे लगता भी नहीं है कि ये अपनी फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहता भी था या इसके कोई इंटरेस्ट भी थे या इसके कोई गोल्स भी थे। तो बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो अगर घर का माहौल गलत है, बच्चा देख रहा है डेली पापा ड्रिंक करके आ रहे हैं, मम्मी पापा में झगड़े हो रहे हैं, या फिर माता पिता बच्चे की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, हम लोग वेंड्यूरा की थ्योरी पढ़े या हम लोग जो वाइगॉत्स्की की थ्योरी पढ़े या हम लोग जीन प्याजे की थ्योरी पढ़े, उन सभी में हम एक चीज देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट का कितना बड़ा इफेक्ट है। बच्चा इमिटेशन के थ्रू सीख रहा है, बच्चा ऑब्जर्वेशन कर रहा है ना भाई, जो वो अपने इन्वायरमेंट में होता देख रहा है वो सीख ले रहा है। तो अगर माता पिता इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, उसकी सर्टेन एज है, वो आ रहा है, वो कह रहा है मम्मी ये देखो या पापा ये देखो। देखिए, अगर माता के पास काम है, मतलब वो घर का काम कर रही है या बाहर ड्यूटी कर रही है, तो पिता का भी ये पूरा फर्ज है, क्योंकि कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि पूरी जिम्मेदारी बच्चों की माता के ऊपर छोड़ दी जाती है। तो भाई ऐसा नहीं है, दोनों ही लोग जो है, जो पेरेंट्स हैं, उन दोनों का ही रोल होता है बच्चे को नर्चर करने में। अदरवाइज जो बच्चा है वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, उसको लगता है यार पापा तो मेरी सुनते नहीं है, यार मम्मी तो मेरी सुनती नहीं है। तो वो चीजें हैं, बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान देना, अगर वो कुछ दिखा रहा है तो उसमें इंटरेस्ट लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज बच्चा बाल अपराधी हो जाता है। तो यानी बालकों पर नियंत्रण ना करना। कल भी मैंने ये वीडियो में बताया था कि अगर बच्चे पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, आप बार बार बच्चे को किसी काम को करने के लिए रोकेंगे। हम लोग जीन प्याजे की थ्योरी में ये पढ़ते हैं कि बच्चा क्या करता है, इनिशिएट करने की कोशिश करता है, या हम लोग एरिक्सन की थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि बच्चा क्या करता है, हर एज पे कुछ ना कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है। आप
उसको सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे, मतलब आप उसको सपोर्ट देंगे। ऐसा देखेंगे कि अगर वो किसी गलत पाथ पे चला जा रहा है या गलत चीजों को कर रहा है तो आप उसको समझाएंगे, बताएंगे कि किस मतलब ये क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। ऐसा नहीं कि आप थोपने लगेंगे अपनी सोच, आप उसको बताएंगे कि ये ऑप्शन है, वो अपने आप से सिलेक्ट करेगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या है, बालकों पर नियंत्रण ना करना, मतलब बार बार उनको ना रोकना कि अरे यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो इससे क्या है, बच्चे में बाल अपराधी की प्रवृत्ति आती है, वो अपनी फैमिली को ही, अपने मतलब आसपास के लोगों को ही अपना दुश्मन समझने लगता है। जब वो फैमिली में मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में या बहुत सारी फैमिली साथ में रहती है तो वो ये देख रहा है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है वो फ्री होके घूम रहा है, कहीं भी जा रहा है, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। तो ये सारे कारण क्या है, बाल अपराध के हैं। साथ ही में घरेलू लड़ाई झगड़े, अभी मैंने कहा माता पिता लड़ते हैं या माता पिता नहीं भी लड़ते हैं, या वो अगर ज्वाइंट फैमिली में रहता है, वो डेली देखता है कि भाई ताऊ ताई लड़ रहे हैं, चाचा चाची लड़ रहे हैं, कोई भी मतलब फैमिली का कोई भी लड़ाई झगड़े मतलब होते रहते हैं ज्वाइंट फैमिली में, तो वो सारी चीजें बाल अपराध के कारण हो जाते हैं। साथ ही में अगर माता पिता का डिवोर्स हो गया है या फिर माता या पिता में से किसी की मृत्यु हो गई है तो ऐसे कारण भी बच्चे को बाल अपराधी बनने पे मजबूर कर देते हैं। कभी कभी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो वो भाई भूख की वजह से बाल अपराधी हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। ऐसे ही क्या है, पारिवारिक निर्धनता। पारिवारिक निर्धनता का मतलब ये है कि जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा गरीब है, बच्चे को खाने के लिए मतलब खाना नहीं मिल पा रहा है, उसको लिखने के लिए पेंसिल किताबें नहीं मिल पा रही, कॉपी नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करेगा भाई, जाहिर सी बात है चोरी करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, ऐसे छीन के खाएगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो ये पारिवारिक जो निर्धनता है, जो गरीबी है ना, वो भी कारण होती है किसका, बाल अपराध का। साथ ही में रुचियों की ओर ध्यान ना देना, जब बच्चा पूरे इंटरेस्ट के साथ में माता पिता के साथ में इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो चाहता है कि हमारे माता पिता हमारी ओर ध्यान दें, मतलब हम हमें पूरा इंटरेस्ट दिखाए, तो माता पिता का ये फर्ज है कि बच्चा जो भी एक्टिविटीज कर रहा है उसमें फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए माता पिता का भी। तो घर का माहौल संभालने की जो जिम्मेदारी है पेरेंट्स, मतलब ये रूल क्यों चलाया गया कि एक फैमिली होगी, दो लोगों की शादी होगी, वो इसलिए ताकि हम लोग अपनी जनरेशन को या अपने मतलब जो भी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी उसको एक बेटर बना सके, क्योंकि हर एक फैमिली बच्चे को नर्चर करेगी। भाई यही तो रूल है ना कि एक फैमिली होगी, वो आगे संतति को उत्पन्न करेगी, प्लस उसको नर्चर करेगी, फिर सोसाइटी को सौंपेगी। भाई देखना, बच्चे की देखभाल करना, बच्चे को बड़ा करना, ये सब किसका काम है, पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स का ये पूरा रोल होता है कि बच्चे को घर में अच्छा और रिच एनवायरनमेंट दे जिससे कि बच्चा बाल अपराधी ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, माता पिता बच्चे की ओर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए घर का जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है, जिससे कि बच्चा क्या होता है, बाल अपराधी बन जाता है। तो आई थिंक घर का वातावरण आपको समझ आया होगा। अब देखिए विद्यालय में वातावरण कैसा होना चाहिए या होता है जिस वजह से बच्चा बाल अपराधी हो जाता है। देखिए टीचर्स क्या करते हैं, मैं हमेशा से ही ये बातें डिस्कस करती हूँ कि अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप क्या करें, आप सबको सिमिलर मानेंगे। सिमिलर ऐसा नहीं है कि मैं देखिए सिमिलर मानने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट बेंच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप पीछे के बच्चों से आपको कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, मैं खुद पढ़ती थी तब भी ऐसा होता था कि टीचर्स क्लास में आते थे, उनको पीछे वाले बच्चों से या इधर साइड के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, अपनी बुक खोली और बच्चों को, आगे वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि पीछे वाला बच्चा पढ़ नहीं रहा है या नहीं पढ़ सकता, या बैक बेंचर्स जो होते हैं वो अच्छा नहीं सीख सकते। हो सकता है कि 1% बच्चे क्या हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो टीचर की बात को, लेकिन 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे वाले बच्चे होते हैं वो टीचर्स की बात को नहीं सुन रहे होते हैं, और धीरे धीरे करके उनके अधिगम को मतलब करने की जो प्रवृत्ति है वो धीमी होती जाती है। अधिगम करने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे उनकी धीमी होती जाती है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बच्चे की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ आगे वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो टीचर्स को क्या करना है, मतलब ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन चलाना है कि भाई हर आगे वाले बच्चे एक दिन पीछे बैठेंगे, फिर आगे आते जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो है वो एक दिन फर्स्ट बेंच पे बैठेगा। ये वाला रूल क्लासरूम में चलाया जा सकता है। प्लस बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हम बच्चे को उसकी तरह से पढ़ाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि क्लासरूम में भाई मतलब हाई आईक्यू वाला बच्चा है, लो आईक्यू वाला बच्चा है, कुछ रिटार्डेड बच्चे बैठे हुए हैं, तो टीचर्स क्या करते हैं कि नॉर्मल जो सामान्य बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड मतलब देते हैं, या विधियां जो है टेक्निक है उनका यूज करते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। लेकिन फिर जो हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं या जो लो आईक्यू वाले बच्चे हैं या जो रिटार्डेड बच्चे हैं वो क्या करेंगे, तो इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है, बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं।
तो टीचर का ये रोल है कि वो हर टाइप के मतलब जितनी भी कैटेगरी के बच्चे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उन सभी के बारे में समझना, उनके प्रोस्पेक्टिव को जानना, उनके इंटरेस्ट को जानना एक टीचर का काम ही यही है। अगर कोई गिफ्टेड बच्चा है या हाई आईक्यू वाला बच्चा है उसको उस तरीके से मतलब ट्रीट किया जाए, या फिर जो लो आईक्यू वाले बच्चे हैं या फिर जो रिटार्डेड बच्चे हैं उन सभी का भी ध्यान रखा जाए, उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग हम चीजें देंगे तब बात बनेगी। पर क्लासरूम में ऐसा नहीं होता है। अब मैंने ये देखा था कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, मैं बहुत बार गई तो उसमें बच्चे खिड़कियों पे टंग रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं इस चीज से, क्योंकि टीचर्स क्या कर रहे हैं, अगर भाई ऊर्जा है, जो एनर्जी है हमारी कहीं ना कहीं तो लगेगी। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। फिर तो बच्चे सरकारी स्कूल की खिड़कियों पे टंग रहे हैं। बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। इन सब का कारण क्या है? टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को काम ही नहीं दे रहे, पढ़ाई नहीं दे रहे। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, मैंने सीरियसली, मैं खुद पढ़ाई हूं तो मेरे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। पर आप एक बार बताने की कोशिश तो कीजिए। बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ पूछ के आपका दिमाग खराब कर लेगा। आप एक बार कुछ एक टॉपिक छेड़ के तो देखिए, उसको पूरा इंटरेस्ट है हर चीज को जानने में। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो वो अदर एक्टिविटीज में लग जाते हैं। फिर इसीलिए वो बाल अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है, लड़ाई झगड़े हैं, फालतू में एक दूसरे को मारना है। तो इस तरीके से सरकारी स्कूलों में, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए बट एक्चुअली ये ऐसा ही होता है। तो क्या है, पाठ्य से आगामी क्रियाओं में कमी का होना, यानी जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनका कम होना, क्योंकि कोई भी बच्चा लेक्चर नहीं सुनना चाहता है ना। आप लगातार फ्लो में बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, कोई अदर एक्टिविटीज हो ही नहीं रही है। आप बच्चे को खाली क्लासरूम में बैठाना चाहते हैं। अदर अलग से अगर बच्चा क्लासरूम के बाहर भी दिख जाता है तब भी भाई टीचर कहते हैं चलो अंदर, यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। तो ये गलत बात है। बच्चे का बाहर घूमना, बच्चे का परिसर को देखना, हर चीज को ऑब्जर्व करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि बच्चा आ रहा है बस क्लासरूम में एक जगह चिपक के बैठ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो प्लेग्राउंड में भी जाए, वो लाइब्रेरी में भी जाए, वो टीचर से इंटरेक्शन भी करे, अपने से बड़े जो सहपाठी हैं, अपने से छोटे जो बच्चे हैं उन सभी से इंटरेक्शन करे, जिससे कि वो कुछ बेहतर सीख पाए। और पाठ्य से आगामी यानी को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है, जो अदर से निबंध है या कोई भी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं ना। कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कोई एग्जीबिशन हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें, क्योंकि बच्चा क्या क्रिया करके सीखना चाहता है, कुछ नई नई चीजें सीखना चाहता है। आपका लेक्चर कोई नहीं सुनना चाहता है। तो क्या है, बच्चे के लिए पाठ्य से आगामी क्रियाओं का आयोजन होना जरूरी है, पर टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं। सिर्फ बुक से पढ़ाया और निकल लिए, टीचिंग लर्निंग एड का यूज तक नहीं करते हैं नॉर्मली स्कूल्स में। सिर्फ हम लोग जब ट्रेनिंग करने जाते हैं तभी टीचिंग लर्निंग एड का यूज करते हैं, अदरवाइज मैंने तो किसी स्कूल में देखा नहीं टीचिंग लर्निंग एड का यूज करते हुए। तो इन सब कारणों की वजह से जब बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता है तो वो ध्यान ही नहीं देता है कि टीचर हमारे पढ़ा क्या रहे हैं। ये कारण भी है बच्चे के बाल अपराधी होने का। साथ ही में क्या है, अध्यापक का व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यापक किस विधियों से पढ़ा रहा है या फिर उनकी जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर भाई कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चों से बहुत प्यार से बात करेंगे और कुछ बच्चों को बहुत ही ज्यादा डांटते हैं, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे जो उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, बहुत होता था मेरे टाइम पे कि जो बच्चे मैडम से ट्यूशन पढ़ते थे तो उन बच्चों को बड़े प्यार से बात की जाती थी, उन बच्चों से ही पर्सनली बातचीत होती रहती थी। भाई टीचर का फर्ज क्या है, आप अगर अलग से बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो उस चीज का इफेक्ट जो है वो क्लासरूम के बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने जो बच्चे आपसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं अलग से उनको ट्यूशन दे रहे हैं आप क्लासरूम के कुछ बच्चों को, और उन बच्चों को आपने एग्जामिनेशन पेपर बता दिया है या आप उनकी हेल्प कर रहे हैं एग्जाम में, बाकी बच्चे बैठे हुए हैं। तो इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चा बाल अपराधी या फिर वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मैडम को मतलब मैडम के साथ बहस करना शुरू कर दी, उसने सर के साथ बहस करना शुरू कर दी है। तो ये सारे कारण हैं जिससे कि बच्चा बाल अपराधी हो रहा है। अब देखिए क्या है, विद्यालय की स्थिति का होना, किस तरीके की स्थिति इन द सेंस कि विद्यालय या जो हमारा स्कूल है वो किसी ऐसी जगह पे होना जहाँ पे नाले की भाई जो दुर्गंध है वो आ रही है, गंदी गंदी स्मेल आ रही है, या फिर जो खिड़कियां हैं वो जर्जर अवस्था में है, या जो दरवाजे हैं या मतलब पूरा बेकार सा माहौल है, सीटें टूटी हुई है ना, पंखे भी है नहीं, गर्मी लगती है बच्चों को। ये क्या है, बाल अपराधी होने का कारण है। फिर वो क्यों सुनेंगे आपकी बात को जब उनको पूरा प्रॉपर जो बेसिक नीड है वो बच्चे की पूरी नहीं होंगी। तो इसलिए क्या है, वो भी बाल अपराधी बनने का कारण है पूरा पूरा। साथ ही में जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं यानी जो एग्जामिनेशन है वो भी बाल अपराधी बनने का कारण है। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ना जो तो चाहते हैं सारे बच्चे, लेकिन कोई एग्जाम नहीं देना चाहता है। अब एग्जाम बच्चे तब देना चाहेंगे ना जब आप उनको सही तरीके से, सही टेक्निक से पढ़ाएंगे, है ना, टीएलएम का प्रॉपर यूज करके पढ़ाएंगे,
चाहिए, तब बच्चों को जब वो चीजें एक्चुअल में समझ आएंगी तब ना वो एग्जामिनेशन के लिए रेडी होंगे। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं कि क्लासरूम में पढ़ाते नहीं और भाई एग्जामिनेशन के लिए बता देते हैं। तो एक कारण परीक्षाएं भी है कि बालक क्या है, बाल अपराधी हो जाता है। अगला देखिए, कठोर अनुशासन, यानी जो आपका डिसिप्लिन है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। आप अभी मैंने कहा कि अगर बच्चा क्लासरूम के बाहर भी दिख रहा है, अगर वो इंटरवल खत्म होने के बाद में 5 मिनट एक्स्ट्रा खेल ले रहा है, तो आपने उसको मुर्गा बना दिया, आपने पूरे दिन उसको धूप में खड़ा रखा, या वो स्कूल आने में 5 मिनट लेट हो गया किसी कारण से, उसका टिफिन नहीं बन पाया था, उसका लंच रेडी नहीं हो पाया था, या आने में उसको स्कूल में देरी हो गई 5 मिनट, तो आपने उसको पूरा दिन स्कूल के बाहर रखा या उसको धूप में खड़ा कर दिया। ये क्या है, बहुत ऐसा नहीं करना है भैया, क्योंकि बच्चे में इस तरीके से क्या होता है, बाल अपराध की भावना आती है, उसको लगता है कि ठीक है अब तो नहीं करेंगे, ये वो वाला बात हो जाती है। अगर मैंने पूरी कोशिश भी की तब भी सर ने मुझे खड़ा कर दिया, वो वाला हाल है। मैं बातें भी नहीं कर रहा था। आप किसी भी परिणाम पर पहुंचने से पहले उस चीज की पूरी छानबीन करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लासरूम में बोल कोई और बच्चा रहा होता है और आप खड़ा किसी और बच्चे को कर देते हैं। तो ये भी क्या है, बाल अपराधी होने का कारण है, क्योंकि बच्चा कहता है अब तो मैं बातें कर लूंगा, अब क्या कर लेंगे सर या मैम, वो वाली बात होती है। तो टीचर्स को ऑब्जर्वेशन, मतलब आंखें अपनी बिल्कुल कान और आंखें में, सर बोलते थे ये बात कि जब एक शिक्षक कोई बनता है तो जो है जितने भी सेंस ऑर्गन्स है वो एक्टिव करके रखने पड़ते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए टीचर को। कि अगर बच्चा अपना हाथ भी हिला रहा है तो बोर्ड की तरफ देख के सर या मैम पहचान जाए कि इस बच्चे ने एक्टिविटी की है, तो वो वाला बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी बच्चे को ऐसे अंदाजे से खड़ा कर देना, तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए, जो ज्यादा होमवर्क है, मतलब वो भी बाल अपराध का कारण है कि बच्चा जो है वो ज्यादा होमवर्क नहीं कर पाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। भाई थोड़ा थोड़ा होमवर्क आप दें, जितना पढ़ाएं उतना ही याद करने के लिए दे दे, इतना इनफ रहता है। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें देनी है, जिससे कि बच्चा आराम से चीजें कर पाए। तो आई थिंक ये दोनों आपको समझ आए होंगे। अब हम समाज पे चलते हैं। हमने विद्यालय का और घर का वातावरण देख लिया है कि किस तरीके से बच्चे को बाल अपराधी होने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब अगर हम समाज की बात करें तो हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बेटर बने, समाज के लिए कुछ अपने, मतलब ऐसा शायद ही से कोई माता पिता होंगे जो ये सोचते होंगे कि नहीं भाई हमारा बच्चा बर्बाद हो जाए। ऐसा नहीं होता, सब यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे, उनका नाम हो, है ना। लेकिन आजकल समाज, सोसाइटी, मतलब ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पे मतलब दूषण ना हो, जहां पे बच्चे बर्बाद ना हो। मतलब जो माता पिता होते हैं वो अलग से किसी सोसाइटी में घर लेते हैं और फिर रहते हैं, ताकि हमारे बच्चे के ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट ना पड़ जाए, सोसाइटी का इम्पैक्ट ना पड़ जाए, इफेक्ट ना पड़ जाए ना। तो क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जो मतलब कारण होता है वो सोसाइटी होती है कि बच्चा जो है बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी के लोग जो है उसको नई नई एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चे से, और बच्चा फिर उन एक्सपेक्टेशन पे जब खरा नहीं उतर पाता है तो सोसाइटी के लोग उसको ऐसे हीनता की भावना पैदा कर देते हैं उसके अंदर कि अरे तुमने ऐसा नहीं कर पाया, तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आज तुमने ये नहीं किया, आज तुमने वो नहीं किया, ये मत करो, वो मत करो, हिंदू मुस्लिम सिख, मतलब जाति को लेकर बहुत सारी चीजें परेशानियां रहती है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट में ही जीता रहता है फिर बच्चा। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, फैमिली और घर के साथ में सोसाइटी या जो भी हमारे समाज के लोग हैं उनको भी मोटिवेट करना है, जिससे कि वो बच्चे की इस प्रवृत्ति को बदलने में हमारी सहायता करें। और ऐसा कैसे होगा, हम जो न्यूज़पेपर्स हैं या फिर जो भी चीजें उसमें इस चीज को इंक्लूड करें, या टीचर होने के नाते जैसे नहीं हम लोग पीटीएम करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें भी बच्चों को मतलब जो टीचर्स हैं उनको एस्पेक्ट्स बता सकते हैं, या थोड़ा सा कि आप किस तरीके से बच्चे को मैनेज करें जो आपका बच्चा बेटर हो सकता है। और हर माता पिता सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम लोग जो है वो तीसरा पॉइंट देखते हैं कि शारीरिक रचना एक कारण हो सकती है कि अगर बच्चे के शरीर में कोई कमी है, शरीर से कमजोर है, जैसे कि आपने देखा होगा जिसकी हाइट और पर्सनालिटी बढ़िया होती है, जो गोरा चिट्टा होता है, भाई उसकी बहुत इज्जत होती है समाज सोसाइटी में। लेकिन अगर कोई श्यामले रंग का है, कोई किसी की हाइट कम है, कोई पतला दुबला है, तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसा लगता है कि वो इंसान ही नहीं बचा है। जो सुंदर है उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अगर कोई श्यामले रंग का है, कोई पतला है, कोई बीमार रहता है, तो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, अरे ये तो बेकार है ना, मेकअप नहीं करके आ रहा है, स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है, अच्छे कपड़े नहीं दिख रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या है, समाज, सोसाइटी है। इन सब कारणों की वजह से अब बच्चा अगर गरीब है तो वो अच्छे कपड़े कहां से लेके आएगा, या वो नई नई चीजें कहां से खरीद के लेके आएगा। लेकिन समाज या सोसाइटी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि भाई सारे बच्चे इक्वल हो जाएं, सारे सब कुछ एक जैसे। तो क्या है, शारीरिक कमजोरी एक कारण होता है कि अगर 4 बच्चे खड़े हैं, चारों हेल्दी हैं और एक में कोई कमजोरी है या फिर
उसकी हाइट वगैरह कम है, कद का, अंग में दोष होना यानी कोई भी पार्ट खराब है, असमर्थता है या पैर नहीं, क्योंकि सोसाइटी इस तरीके से उसको फील करवा देती है कि भाई तुम्हारे पास ये चीज नहीं है। जाहिर सी बात है कि भगवान ने हम सभी को कुछ यूनिकनेस दी है, सभी जो है वो भगवान के फरिश्ते हैं, सभी को कुछ ना कुछ बेटर दिया है, बढ़िया दिया है, जैसा बनाया है अच्छा बनाया है, चाहे हम काले हो, गोरे हो, मोटे हो, लंबे हो, छोटे, सभी है, सभी में सुंदरता है। लेकिन जो सोसाइटी है वो बच्चे को या ऑर्गेनिज्म को ये फील करवा देती है कि भाई तुम्हारे पास ये कमी है, तुम काले हो, तुम मोटे हो, तुम छोटे हो, तुम पतले हो, तुम्हारे पैर काले लग रहे हैं, तुम्हारे हाथ छोटे बहुत है, तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट है, अलग अलग चीजें है ना। जिससे क्या होता है, बच्चे को लगता है यार कुछ लोगों को तो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिलते हैं वो बच्चे बाल अपराध की प्रवृत्ति घर कर जाती है उनके अंदर कि यार क्या हम इतने बुरे हैं, क्या हमारे अंदर सच में ये कमियां हैं, क्या क्या ऐसा भी होता है कि सुंदर दिखना होता है। लेकिन उसे हेरिडिटी से गुण मिले होते हैं, क्योंकि उसके पिता जो माता पिता होते हैं वो पहले से ही श्यामले होते हैं, तो उसे दिक्कत है। अब वो इस बात पे पूरी जिंदगी इसी पे जी रहा है कि अब हम गोरे कैसे हों या हम पतले कैसे हों। आजकल लोग बड़ा क्रेज चला हुआ है जिम करने का, तो जो एडोलेसेंस के बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा रहता है, क्रेज रहता है कि भाई हमें अपनी बॉडी वॉडी बनानी है, सुंदर दिखना है। तो क्या है, पूरी होल लाइफ इसी में जीता है कि सोसाइटी को कैसे सेटिस्फाई कर सके, सोसाइटी के को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी काट देता है, खुद के लिए नहीं जीता वो। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे कारण होते हैं जो बाल अपराधी बनने के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे यौन ग्रंथियों का भी कॉन्सेप्ट है, यौन ग्रंथियों की वजह से भी ऐसा होता है कि अगर उसका जेंडर मतलब जैसे ट्रांसजेंडर हो गया, लेस्बियन हो गया, गे हो गया, तो अगर इस तरीके से भी है, मतलब स्त्री पुरुष के अलावा जो जेंडर होते हैं, अगर ऐसा कोई बालक है या बच्चा है, तब भी क्या होता है, वो बाल अपराधी बनने का कारण होता है, क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक कारण कौन से हैं कि अगर मंदता है, मतलब वो जो है थोड़ा सा बुद्धिहीन है, आईक्यू लेवल कम है बच्चे का, तब भी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसा फील करवा देगी कि भाई तुम्हारे पास कमी है किसी चीज की, तब भी बच्चा बाल अपराधी हो सकता है। साथ ही में अगर बच्चे के जो इमोशंस हैं, संवेगात्मक अस्थिरता है, वो इमोशन उसके स्टेबल नहीं है, वो जल्दी गुस्सा कर जाता है, मतलब कि छोटी छोटी बातें उसको परेशान कर देती हैं, तब भी, क्योंकि लोग उसको हर्ट करना नहीं छोड़ेंगे ना, तो वो सारे कारण रहते हैं। क्या है, इमोशन स्टेबल अगर बच्चे के नहीं है, तब भी क्या होता है, वो बच्चा बाल अपराधी हो जाता है। और नॉर्मली जिन बच्चों का मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है, जिन बच्चों के इमोशंस जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है बच्चे के इमोशंस पे, कि बच्चे को कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि जो सोसाइटी के लोग हैं या आप कभी भी किसी भी बच्चे से मिले तो उससे कभी भी गुस्से से बात नहीं करें, आप ऐसे एज अ फ्रेंड की तरह बात करें, ताकि बच्चा कल को ये ना सोचे कि भाई समाज या सोसाइटी के लोग इतने गंदे होते हैं या हमें बात नहीं करनी है दूसरे व्यक्तियों से। अगर आप उससे फ्रेंडली बिहेव करें, मतलब इतना भी फ्रेंडली बिहेव ना करें कि उसको लगने लगे, है ना, तो आप एक हद तक आप उससे फ्रेंडली बिहेव करेंगे जिससे कि वो दूसरे पर्सन से भी बात करने में उतना ही इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, अगला देखिए मानसिक दोष भी कारण होता है, और साथ ही में ऐसा नहीं है कि जो लो आईक्यू वाले बच्चे हैं सिर्फ वही जो है वो बाल अपराधी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो उच्च बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, जिनका हाई आईक्यू होता है, वो बच्चे भी बाल अपराधी होते हैं। तो कोई भी बच्चा बाल अपराधी हो सकता है अगर उसको इन्वायरमेंट वैसा मिलता है। अगर एक उच्च बुद्धि वाला बच्चा है, हाई आईक्यू वाला बच्चा है, जिसको घर का माहौल लड़ाई झगड़े वाला मिला है, प्लस वो जब विद्यालय जाता है तो टीचर्स भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाते रहते हैं, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वो अच्छा कर सकता था अपनी फील्ड में, लेकिन टीचर्स ने उस हाई आईक्यू वाले बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो समाज सोसाइटी में गया तब भी उसको तिरस्कार मिला, या वो तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी है, इस तरीके की चीजें जब बच्चे को मिली तो धीरे धीरे करके वो बच्चा आतंकवादी बन जाएगा, है ना भाई। नॉर्मल सी बात है, जब बच्चे को ऐसे रिजेक्शंस मिलते चले जा रहे हैं, वो बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी योग्यता क्षमता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो कितना अच्छा कर सकता था अपने क्षेत्र में। कभी किसी ने, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जिनका हाई आईक्यू होता है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से वो समाज या सोसाइटी को कुछ बेहतर नहीं दे पाते। वरना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कर सकते हैं अच्छा। ठीक है, अब देखिए रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं कि बच्चा बाल अपराधी ना हो। सबसे पहला परिवार के वातावरण में सुधार होना है, कि जो अभी मैंने कहा कि माता पिता का पूरा इंक्लूजन होना चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट में, कि बच्चा हर लेवल पे या फिर किस स्टेज पे क्या चाहता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उन सभी एक्सपेक्टेशन को पेरेंट्स को पूरा करना चाहिए, प्लस उसका हर कदम पे साथ देना चाहिए। उसपे ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, आपको साथ देना है, बच्चे को एज अ ऑप्शन बताने हैं कि भाई अगर
बच्चा आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आया है तो पेरेंट्स होने के नाते आप उसको 4 ऑप्शन देंगे कि बेटा इस प्रॉब्लम के ये सोल्यूशन हो सकते हैं, तो आप खुद से सिलेक्ट करो कि क्या हो सकता है सोल्यूशन आपकी इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो सपोर्ट करेंगे उस प्रॉब्लम को उसमें थिंकिंग करने में, बच्चे की रीजनिंग करने में, या उसको सोचने समझने में, मैनेज करने में, जो भी सिचुएशन उसकी लाइफ में आ रही है उन सभी में जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो पूरा सपोर्ट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो ज्वाइंट फैमिली है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो माता पिता ये कोशिश करें कि घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल ना हो, ऐसे झगड़े से, ऐसे माहौल से बच्चों को दूर रखें। साथ ही में स्कूल के वातावरण में सुधार होना, जो टीचर्स हैं वो खुद में सुधार करें, खुद की टेक्निक, खुद के मेथड्स को सुधारे, खुद के पढ़ाने के तरीकों को सुधारे। साथ ही में जो इन्वायरमेंट है हमारे विद्यालय का, जैसे जो बिल्डिंग्स होती हैं वो एक टीचिंग एड का काम करती है। आप ऐसी कोटेशन लिखवा सकते हैं कि बच्चे पढ़े, या फिर ऐसी कुछ मोरल स्टोरीज हो सकती है मतलब दीवारों पे, जैसे कि बच्चा देख के ही समझ ले ना। इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट बना के बच्चे को देना, या जो परिसर है हमारा वो बेटर होना चाहिए, उसमें कई सारे पेड़ पौधे होने चाहिए, जिससे कि बच्चे का मन जो है वो किसी और तरफ ना जाए। आप सिर्फ पढ़ाने में जब उनको लगाएंगे, उनको नई नई चीजें बताएंगे, तो वो कभी भी इन सब चीजों के लिए नहीं भागेंगे, वो चीजों को समझ पाएंगे कि हाँ भाई हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। अगर बच्चे को उसकी लाइफ का गोल बता दिया जाएगा कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, तो बच्चा कभी भी ऐसी नेगेटिव तरफ नहीं मुड़ेगा। मतलब दो चीजें ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो नेगेटिव साइड पे नहीं जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, समाज के वातावरण में सुधार करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? समाज का। तो हम क्या करेंगे? समाज में सुधार करेंगे, जैसे कि हम जो भी स्वस्थ फिल्में हैं, ऐसी लड़ाई झगड़े वाली फिल्म उसको नहीं दिखाएंगे। हम लोगों ने अल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी में क्या पढ़ा था कि अल्बर्ट बेंड्यूरा ने बच्चों को क्या किया, एक ऐसी फिल्म दिखाई जिसमें बच्चा गुड़िया को मार रहा था, फिर उन बच्चों को गुड़िया के साथ छोड़ा तो बच्चों ने भी गुड़िया को मारना शुरू कर दिया। तो क्या है, बच्चा जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। तो हम स्वस्थ फिल्में दिखाएंगे, जिसमें कि भाई ऐसी फैमिली वाली मूवीज उनको दिखाएं बच्चों को, कि जिसमें जो है सब साथ में मिलके रहते हैं, सब एक साथ में प्यार से बातें करते हैं, है ना, एक साथ मिलके खाना खाते हैं। तो ऐसी मूवीज जब बच्चों को दिखाई जाएंगे तो बच्चे भी वैसा व्यवहार करने की सीखेंगे। साथ ही में शुद्ध राजनीतिक जीवन का प्रदर्शन होना, हम जो न्यूज़पेपर है, जो आर्टिकल्स हैं, जो टीवी वगैरह है, उसमें हम बच्चों को ऐसा दिखाएं जिससे कि बच्चे मोरालिटी की तरफ बढ़े, अध्यात्म की तरफ बढ़े। साथ ही में सपोर्ट, एक कह देंगे हर चीज की वैल्यू समझ पाएंगे सोसाइटी में, वो सारी बातें आएंगी। वो बाल अपराधी नहीं बनेंगे अगर हमारा समाज जो है, हमारी जो सोसाइटी है वो सपोर्ट करेगी। अगला देखिए, मनोवैज्ञानिक विधियां भी यूज कर सकते हैं बाल अपराधी बच्चों के लिए। हम मनोवैज्ञानिक विधियों में हम ये देखते हैं कि जो बच्चा बाल अपराधी हो चुका है, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जो ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, जो चोरी चकारी करता है, उसके प्रति ऐसा नहीं है कि उस पर इल्जाम लगाने लगेगा, अरे तुम चोर हो, निकलो हटो यहाँ से, तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। तो वो वाली बातें नहीं होनी है। आपको क्या करना है, बच्चे के साथ पूर्ण सहानुभूति दिखानी है, उसको समझाना है कि नहीं बेटा ये चीजें गलत होती हैं, और पेरेंट्स से भी बातचीत करती रहनी है। मतलब जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है आपको करते रहने हैं, जिससे कि बच्चे में जो प्रवृत्ति घर कर गई है, या बच्चा चोर बन गया है, या बच्चा जो हरकतें करता है जिससे कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है क्लासरूम में या फिर सोसाइटी में, तो आप क्या करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे समझाया जाए, इसको कैसे सुधारा जाए। क्योंकि बच्चा समझ जाता है, अगर उसको लगता है कि हाँ ये टीचर्स हमें समझा रहे हैं तो ठीक है, आप पहले उसके इमोशंस से कनेक्ट होइए, तो वो वाली चीजें हो जाती हैं। यानी अगर हम बच्चे को दूषित वातावरण से निकालेंगे तो 80% चांसेस ये होते हैं, उसको नए इन्वायरमेंट में अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, पूरे चांसेस हैं कि बच्चा सुधर जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बाल सुधार गृहों में बच्चों को रखते हैं, हम सोसाइटी के माहौल से बच्चों को निकाल के बाल सुधार गृहों में उनको प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में चीजें करनी होती हैं, और जो रोजगार है वो भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो हम नया इन्वायरमेंट बच्चे को देते हैं, जिससे कि बच्चा क्या करता है, बाल अपराधी होने से बच जाता है। बाल अपराधी अब वो नहीं है, अब क्या कर रहा है, ताकि वो आगे जाके समाज के लिए कुछ नई चीजें ना, मतलब खराब ना कर दे हमारे समाज को। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आगे जाके अगर फैमिलीज भी बना रहे हैं तो भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं अपनी फैमिली। देखिए, तो मानसिक चिकित्सा, ऐसा भी होता है कि जो बच्चे बाल अपराधी हो जाते हैं, हम उनका क्या कर सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं, मतलब हम उनको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, जो भी उनके अंदर, देखिए बाल अपराधी बच्चा तब बनता है जब उसके अंदर कोई द्वंद चल रहा हो, कोई एंजाइटी हो, कोई मतलब सोच रहा हो, ओवरथिंक कर रहा हो कि अरे, जाहिर सी बात है जब किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है तो वो चीज उसके अंदर घर कर गई है, तो वो जो तनाव है उसके अंदर, वो जो द्वंद है उसके अंदर, जिस वजह से वो झगड़ रहा है या वो ऐसी हरकतें कर रहा है या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है समाज, क्लासरूम में या सोसाइटी में, तो हम क्या करेंगे, उसको अप्रत्यक्ष रूप से दूर करेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उससे बोलेंगे कि बेटा ये मत करो, तो वो और उसी काम को करेगा।
ठीक है। तो आप टीचर होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते या समाज सोसाइटी के कोई भी पर्सन है, अगर आपको लगता है कि हमारा देश बेटर हो, तो आप बच्चे को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करेंगे। आप उसको ऐसी चीजों को, ऐसे चैलेंजेस को उसको फेस करवाएंगे जिससे कि बच्चा अपने उस द्वंद से बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब देखिए, यहाँ पे मनोविश्लेषण विधि का इस्तेमाल करना है, जिसके सिगमंड फ्राइड जिस शाखा से जुड़े हुए थे। और इसमें क्या है, हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, हम बच्चे के क्या करते हैं, अचेतन मन का चिंतन करते हैं। क्योंकि जो सिगमंड फ्राइड है वो ये कहते हैं कि दमित इच्छाओं का भंडार गृह है अचेतन मन, क्योंकि वो 3 पार्ट बताते हैं ब्रेन के, भाई चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, तो अचेतन मन क्या है, हमने आज तक जो भी चीजें देखी हैं, सुनी है, जानी है, तो वो हमारे ब्रेन के पीछे वाले अचेतन मन में क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। कि भाई हमारा जो चेतन मन होता है वो सिर्फ 10% होता है और बाकी जो 90% होता है वो हमारा अचेतन मन होता है। चेतन मन में जो कॉन्शियस माइंड है, जो चीजें चल रही होती हैं प्रेजेंट टाइम में, उसी को हम क्या कह रहे हैं, चेतन मन कह रहे हैं। लेकिन जो भी चीजें हम भूल गए हैं वो कहाँ गई हैं, हमारे अचेतन मन में चली गई हैं। और बच्चे ने क्या क्या समझा है, क्या क्या स्टोर कर रखा है अपने अचेतन मन में, जिससे सपने आते हैं हमें। हम देख रहे हैं कि भाई हम पेड़ पे चढ़ गए हैं ना, बहुत सारी चीजें की भूत हमारे पीछे पड़ गया है, तो वो सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीजें हमें क्यों दिखाई दे रही है सपने में, क्योंकि अचेतन मन में हमें कभी हॉरर मूवी देखी होगी, कभी हमने कोई पेड़ देख लिया होगा, तो वो सारी चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं। क्योंकि स्टोर रूम में क्या हो रहा है कि पूरा हमने चीजें इकट्ठी करके रखी हुई हैं, तो कोई भी चीज कहीं भी पड़ी हुई है तो कोई भी चीज उठ के हमें दिखाई दे जाती है, वो चीजें हैं। ऐसा काम करता है हमारा चेतन मन। तो बच्चे के अचेतन मन को हमें स्टडी करना है, विश्लेषण करना है उसका, और कैसे हो पाएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिससे कि हम बच्चे को समझ सकते हैं, ताकि बच्चा बाल अपराधी ना हो। जो भी उसके अंदर तनाव चल रहा है, जो भी स्थिति उसकी है, उसको समझना है, जिससे कि बच्चे को बाल अपराधी होने से रोका जा सके। अगला देखिए, न्यायालय में क्या होगा, बाल सुधार गृह, हम उसको जेल नहीं भेजेंगे, हम उसको बाल सुधार गृह भेजेंगे। और फिर क्या है, विद्यालय के वातावरण को सुधारेंगे ताकि बच्चा जो है वो बेटर बन सके। और जो घर है उसके बाद में विद्यालय ही एक उसका सहारा होता है, जिसमें हम बच्चे को बाल अपराधी होने से रोक सकते हैं। हम इस तरीके से बच्चे को एजुकेट करें जिससे कि उसका मन लग जाए विद्यालय में, वो भागे नहीं विद्यालय से। और जब एक बार बच्चे का मन लग जाएगा विद्यालय में, फिर वो नकारात्मक चीजों की तरफ नहीं बढ़ेगा। उसको प्यार से समझाएं, पढ़ाएं, जिससे कि वो अच्छे से अपने जीवन को मतलब यापन कर सके, वो गलत चीजों की तरफ ना भागे, वो सोसाइटी और समाज को बढ़ाने में, डेवलप करने में, विकसित करने में सबकी सहायता करे। तो इस तरीके से चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है बाल अपराध का, नहीं देखा है तो जाके देखिए। अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच में लगता हो कि मेहनत की जा रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।